हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताने जा रहा हूं। मैं आपको 100% सही उत्तर दूंगा। आप बढ़िया से देखिए, पूरा 80 का जवाब आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हम लोग को। यहाँ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये इसका आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं, इसलिए इसका आंसर दिया है बी होगा, दर्पण के आगे सामने बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, देखिए यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण, देखिए इसका आंसर बनाने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, आपतन कोण 30 डिग्री है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये 30 डिग्री है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये परावर्तित किरण है ये, और आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, यह भी 30 डिग्री होगा। तो मान लो कि यो आपतित किरण है तो ओ भी जो है परावर्तित किरण है। अब आपसे पूछा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो 30 30 60 हो जाएगा। इसलिए आपका सी का आंसर डी हो जाएगा। 60 डिग्री आपको डी में दिया है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की चाल सी है, तो परावर्तित का चाल क्या होगा? तो सी ही होगा, चाल बराबर होगा, है ना। तो इसलिए आंसर इसका डी होगा। पांचवा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो याद रखिएगा, दर्पण में ध्रुव को लिया जाता है और लेंस में प्रकाशीय केंद्र को, इसलिए दर्पण में आप ध्रुव को सी पर आंसर लगाएंगे। छठा है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, देखिए जब प्रकाश सघन से भीड़ से विरल मतलब जहां भीड़ नहीं हो, तो सब कोई जानता है कि भीड़ से जहां भीड़ हो, आज जहां भीड़ नहीं हो तो आदमी तेज चलेगा, सवारी तेज चलेगा। तो प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? आपको बढ़ती है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। देखिए अपवर्तन के कारण आवृत्ति नहीं बदलती है, रंग नहीं बदलती है, ये अपवर्तन के कारण तरंग दैर्घ्य बदलता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि अपवर्तन के कारण तरंग दैर्घ्य ये बदलता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति मतलब लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, देखिए अगर फोकस दूरी cm में हो तो P बराबर, याद रखना है, अगर फोकस दूरी cm में हो तो P बराबर लेंस की क्षमता बराबर
100/f डाइऑप्टर होता है, तो इसलिए 100 ऊपर 100 लिख देना है, 100/50 और डाइऑप्टर 50 से कट जाएगा, 2 बार में 2 डाइऑप्टर आंसर हो जाएगा। अगर मीटर में दिया रहता तो P = 1/f होता, और नहीं तो आपको सीएम में दिया है तो मीटर में बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप याद रखेंगे, मीटर में फोकस दूरी रहेगा तो 1/f वाला, अगर सीएम में रहेगा तो 100/f वाला, ये बना याद रखना है। इसलिए आंसर मेरा ये डी होगा। 2D आपको बी में दिया है। चलिए, तो 8 का आंसर बी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है तैलीय कागज होता है। तो देखिए, तैलीय कागज ये पारभासी होता है, पारभासी को पारभाषक भी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 9 में सी होगा। 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, सबसे कम, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, तो इसमें सबसे सघन माध्यम कांच है। 10 में सी आंसर होगा। ये कांच है, इसलिए 10 में सी आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर, लिखा है निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इंग्लिश में रेटिना, हिंदी में दृष्टि पटल, इसलिए आंसर आपका डी होगा। देखिए, इंग्लिश में रेटिना दिया हुआ है, तो इसलिए 11 का आंसर आपको डी होगा, रेटिना या दृष्टि पटल, ये डी होगा। 12 में बोला है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग, देखिए नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। कॉर्निया जो होता है उभरा हुआ पारदर्शी झिल्ली होता है, नेत्र में प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से ही प्रवेश करता है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। बाइफोकल लेंस में दोनों होता है, इसलिए जरा उसमें से, जरा इसमें से, जरा निकट, जरा दूर, इसलिए इसका आंसर सी होगा। सी, जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल मतलब दोनों, उत्तल अवतल दोनों, तो जरा एम से, जरा ओ में से, जरा दृष्टि दोष याद रखना है। बाइफोकल लेंस में उत्तल अवतल दोनों होता है, निकट बिंदु भी प्रभावित होता है, दूर बिंदु भी, इसलिए जरा लगेगा। 13 का सी आंसर होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया है कि रड कोशिकाएं, देखिए किसके प्रति संवेदनशील होती है। देखिए, हमारे आंख में एक शंकु कोशिका होती है और एक दंड कोशिका होती है। दंड कोशिका को इंग्लिश में रड कोशिका बोलते हैं, रड, है ना। तो दंड कोशिका जो होती है वो कम प्रकाश में अधिक संवेदनशील होती है, शंकु कोशिका अधिक प्रकाश में, इसलिए दंड कोशिका जिसके आंख में होता है उसको रात में दिखाई देता है अच्छा से, कम प्रकाश में, शंकु कोशिका वाला दिन में, है ना। तो रड कोशिका धुंधली रोशनी में अधिक संवेदनशील होती है ना। तो इसलिए ये आंसर 14 में सी होगा। देखिएगा, उल्लू को रात में दिखाई देता है, मतलब उल्लू की आंख में रड कोशिका है, दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है, उसका मतलब उसके आंख में शंकु कोशिका नहीं है। हम लोग को रात और दिन दोनों दिखाई देता है, तो हम लोग को दोनों होता है ना। तो थोड़ा सा नेत्र का
क्लास कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए 14 का सी आंसर होगा। 15 तो शंकु कोशिका को हम लोग इंग्लिश में कोन्स बोलते हैं, दंड कोशिका को रॉड्स बोलते हैं, है ना। तो हम लोग के आंख में जो है एक ब्लाइंड स्पॉट है, अंध बिंदु है। वहां पर अंध बिंदु इसलिए बोला गया है कि वहां पर हम लोग को दिखाई नहीं देता है, वहां से इसलिए उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। जहां पर कोई कोशिका नहीं होती है, ना दंड कोशिका होती है न शंकु कोशिका होती है, इसलिए बोला है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो न शंकु होती है, न शंकु और न दंड, न कोन्स न रड, इसलिए इसका आंसर बी होगा। देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, ये विद्युत पाठ में पढ़ना है। इसका आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ये 16 नंबर है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, इसलिए 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल मतलब बैटरी, ये सब में होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, कुंडली में नहीं होता, इसलिए आंसर इसका सी होगा, है ना। 17 का आंसर सी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखो वाट शक्ति का मात्रक है और वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, इसलिए इसका आंसर 18 का आंसर ए होगा। ये आंसर होगा जूल प्रति सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है 19 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है ना। तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली नाइक्रोम की होती है। विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, है ना, ये नाइक्रोम की तार का बना होता है। आयरन ये सब दे तो नाइक्रोम का तार, और बल्ब का टंगस्टन देता तो बल्ब का फिलामेंट देता तो टंगस्टन होता, है ना। विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्री, नाइक्रोम आंसर होगा, इसलिए 19 का आंसर डी होगा। देखिए 20 नंबर में है कार्य करने की क्षमता को याद रखना है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और दर को शक्ति कहते हैं, ध्यान रखना है। आज क्षमता पूछा है, कल दर पूछ देगा तो शक्ति मारिएगा, इसलिए 20 का आंसर अभी सी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑस्टेड ने की। ये आंसर ए होगा, इसको रट जाइएगा, ये सब चीज रटने वाला है ना। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है, याद रखना है। तो 22 नंबर का आंसर ए होगा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझो कि छपा हुआ है एग्जाम में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को याद रखना है, जनरेटर कहते हैं, जनरित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर ए होगा। जनित्र को जनरेटर भी कहते हैं, डायनेमो भी बोलते हैं, देख लेना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, ये तो आया है एग्जाम में। 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय
जब ठंडा और गर्म तार एक दूसरे से सट जाता है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, नंगा तार, नंगा ठंडा तार गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो मोटाई बढ़ जाता है और प्रतिरोध बहुत घट जाता है। याद रखना है, प्रतिरोध बहुत घट जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन तो आपको बोलना है कि प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 24 नंबर का आंसर बी होगा। याद रखना है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, मोटाई बढ़ जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। 24 का बी। चलिए 25 में दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व। देखो, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है ना। इसलिए ये नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना हो, परमाणु बम बनाना हो तो यूरेनियम का यूज किया जाता है ना। इसलिए 25 में आंसर सी होगा। 26 में बोला है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। देखो, पृथ्वी पर जितनी सारी ऊर्जा मिलती है ये सूर्य का देन है ना। एक सूर्य भगवान नहीं उगते हैं तो सारा हम लोग का परेशानी बढ़ जाता है। जैसे ठंड में सूर्य भगवान अगर छिप जाएं तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए सारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है ना। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में 26 का बी हो गया। 27 में बोला है किसका अर्थ जल होता है। देखो, जल का सूत्र होता है H2O है ना। H2O तो साफ नाम में है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रो है, इसलिए 27 का डी आंसर होगा। हाइड्रो, जल, हाइड्रो का अर्थ होता है, किसका अर्थ जल होता है तो हाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन से बना है। चलिए 27 का डी। 28 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए, मेरा केमिस्ट्री का वीडियो है, वहां पर जाकर देखिएगा, मैं वहां लिखाया हूं केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों। याद रखना है, हल्दी घाटी, चांदी, सोना, पत्ता, ये घटता हुआ अभिक्रियाशीलता है। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान देना है, विस्थापन अभिक्रिया तब होगा, पढ़े होंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्थान लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही तत्व हटा सकता है जो अधिक अभिक्रियाशील हो। तो देखो, ये घटते हुए अभिक्रियाशीलता के अनुसार ये मैं लिखा हूं, ये घट रहा है, सबसे कम अभिक्रियाशील प्लेटिनम है। देखिए, ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता है। तो देखिए, ए में दिया है कॉपर NaCl, तो कॉपर NaCl को हटा नहीं सकता है। देखिए, कॉपर यहां पर है, कॉपर Na को नहीं हटा सकता है, NaCl से Na को कॉपर नहीं हटा सकता है, क्योंकि Na अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर बहुत नीचे है, जो ऊपर तत्व होगा वही हटाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए, कॉपर मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता है, कॉपर यहां पर है, देखिए, है ना। तो कॉपर उसी को हटा सकता है जो कॉपर के नीचे हो। तो देखिए, सी में भी नहीं होगा,
सिल्वर जो है Fe को नहीं हटा सकता है, सिल्वर बहुत नीचे है, देखिए यहां पर है, Fe बहुत ऊपर है, ये डी आंसर होगा। कॉपर जो है Ag को हटा सकता है, देखिए कॉपर ऊपर है और Ag नीचे है, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया आपको डी में होगा, आंसर डी होगा। 28 नंबर का आंसर डी होगा। ये आपके एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3 पढ़िएगा साइंस में तो आपको मिलेगा। तो 28 का आंसर डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन ने बोला है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप देखना कोई भी चीज, ये घास वगैरह जो भी है, साग सब्जी का पौधा का जो उत्सर्जित मतलब कि पदार्थ है, बेकार चीज है, सड़ा गला है, उसको रख दीजिए ज्यादा दिनों तक बरसात वगैरह में, तो धीरे धीरे कंपोस्ट बनता है। वहां पर जाकर देखिएगा उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्मा निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी कहलाते हैं। तो इसलिए साग सब्जी अचरा कचरा देखिएगा ज्यादा दिनों तक सड़ेगा तो वहां से ऊष्मा निकलेगा, गर्मी पैदा होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 29 का बी आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण माने किसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? तो देखो, जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी है, भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवक्षेपण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें 30 में आंसर डी होगा, 30 डी होगा। और 31 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, मूर्ख भी जानता होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 C में दिया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से बोला है कि कौन संतुलित नहीं है? तो देखो इसमें सभी संतुलित हैं, एक संतुलित नहीं है, डी, ये डी नंबर संतुलित नहीं है। जैसे यहां पर N 2 ठो है, यहां पर उत्पाद में N 1 ठो है ना, बाकी सब संतुलित है, करके देख लीजिएगा। तो इसलिए 32 का आंसर डी होगा, डी संतुलित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो, लाल लिटमस पत्र को नीला क्षारक करता है, क्षार करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसलिए आप इसमें देखिए 7 से अधिक कौन है, तो बी में 7 से अधिक है, इसलिए आंसर बी होगा, 33 का बी। 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहां तक कोई रहता तो हो जाता, तो आंसर 7 से अधिक बी में दिया है, इसलिए 33 का आंसर बी होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, यशद पुष्प। देखिए यशद पुष्प क्या है? तो जिंक को जब गर्म किया जाता है तो उसका जो धुआं निकलता है वही धुआं जसद पुष्प कहलाता है ना। तो इसमें जसद पुष्प जिंक को गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। जसद पुष्प आपको Zn हुआ है, रट के रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जिंक ऑक्साइड को जसद पुष्प कहते हैं। 34 में सी आंसर होगा। चलिए 100% मैं आपको सही जवाब दूंगा, आप मेरे वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ये CO2 होगा। चूने के पानी को दूधिया CO2 करता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक
चिट्टी के डंक, नेटल के पौधा का डंक, है ना, हड्डी का डंक, सबके डंक में मेथनोइक अम्ल या इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल दे देता है, इसलिए आज मेथनोइक है, कल फॉर्मिक दे देगा, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं और यही आंसर होगा। इसका सूत्र भी कभी कभी दे देता है HCOOH, क्वेश्चन घुमा सकता है। मेथनोइक अम्ल यूपिक नाम है, फॉर्मिक अम्ल साधारण नाम है, HCOOH सूत्र है। चलिए, तो 36 का आंसर ये हो गया। अब है 37 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है तो आंसर बी में है। ये आंसर होगा बी में, CaSO4 हाफ H2O, है ना, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट जितना है उसका आधा अणु जल होगा। कभी कभी ऐसे भी दे देता है CaSO4 ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 देगा तो जल का अणु रावाकरण का जल 1 हो जाएगा, याद रखना है। ये दोनों सूत्र है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दोनों याद रखिएगा। चलिए, जितना कैल्शियम सल्फेट उसका आधा अणु जल होगा, तो यहाँ 2 है तो 1 होगा। ऑप्शन में बी में 1 CaSO4 है तो आधा जल होगा। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इसका आंसर सी होगा। चलिए, 38 का आंसर सी होगा। 39 में दिया है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। एल्युमिनियम में 13 होता है, तो 2, 8, 3 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1, इसका 1 है। फास्फोरस का 15 होता है, 2, 8, 5, फास्फोरस का 5, सबसे ज्यादा फास्फोरस में है, इसलिए हम लोग का आंसर सी होगा। 39 में आंसर सी याद रखना है, फास्फोरस होगा, है ना। 39 का आंसर सी फास्फोरस, ये आंसर होगा। चलिए, सबसे अधिक इसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चलिए, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट साफ दिखा दे रहा है कि क्यूप्राइट कॉपर से बना है, इसलिए कॉपर धातु का है, कॉपर Cu होगा आंसर इसका। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में बोला है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6, है ना। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है ना। 6 है, 2 और चाहिए, इसलिए संयोजकता 2 होगी। चलिए, अब हम लोग का ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 41 हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंधक की परमाणु संख्या। आप कुछ तत्वों का परमाणु संख्या याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिए, जैसे 1 से लेकर 20 तक। थोड़ा मेन जो है लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जो आपको हमेशा सुनने में आता है उसका याद रखिए। तो इसका परमाणु संख्या 16 होता है गंधक का।
इसलिए 42 में आंसर सी होगा। देखिए अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? ये कीटोन समूह का है, इसको कार्बोनिल भी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो डी होगा, आपको 43 में डी होगा। इसको कीटोन भी बोला जाएगा, याद रखेंगे। CO मतलब कीटोन, कार्बोनिल कीटोन, कभी कभी कीटोन भी दे देता है ना, इसलिए याद रखेंगे 43 का आंसर डी होगा। 44 में बोला है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए वेल्डिंग में आपको एथाइन का सूत्र होता है C2H2, कभी कभी सूत्र दे देता है, इसका साधारण नाम है एसिटिलीन। तो तीनों नाम याद रखेंगे। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, C2H2 का किया जाता है, यूपेक नाम एथाइन है, ये किया जाता है ना, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। देखिए कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है ना, तो आप इसका आंसर डी याद रखेंगे। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसका आंसर आपको डी होगा 45 का। चलिए अब आइए 46 में। देखिए बोला है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें आंसर सी होगा, 3 बंधन होते हैं। देखिए एथाइन में C2H2 सूत्र होता है, इसका संरचना ऐसे होता है, ये है। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए आप एथाइन में आंसर, आप 46 नंबर क्वेश्चन में एथाइन दिया है तो सी आंसर होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है एथाइन। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? देखिए सबसे अधिक हैलोजन, देखो हैलोजन ग्रुप में आता है, आप याद रखना, फिर कल बाहर आएगी अंटी। इसमें सब हैलोजन में ये 5 है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आएगी अंटी। तो सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन होता है, तब आयोडीन, तब एस्टेटाइन। इसलिए हैलोजन समूह में सबसे अधिक क्रियाशील क्लोरीन होता है। 47 का आंसर बी होगा, याद रखना है। 48 आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी से कम नहीं है, इसलिए सबको आप हट जाइएगा। आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त करते हैं, और आवर्त सारणी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखना है कि 7 आवर्त होते हैं, इसलिए 48 का आंसर सी होगा, 7 आवर्त। मेडलिथ में पूछता तो 6 क्षैतिज कतार होते हैं। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या, देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? ये तो आप रट भी गए होंगे। देखिए 2 8 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है
है ना, ये देखना। चलिए अब है 50 नंबर क्वेश्चन। 49 में ये हो गया। 50 में आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग या समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या 18 है, इसलिए 50 में आंसर डी होगा। मिडलिफ का पूछा रहता तो 8 होता, मिडलिफ में 8, आधुनिक में 18, है ना, इसलिए इसका आंसर 18 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला है, देखिए 51 नंबर में निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। देखिए तो धातु में, देखिए यहां पर आपको 19 ये द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊपर द्रव्यमान देता है और नीचे परमाणु क्रमांक देता है, तो क्रमांक से आपको समझ में आ जाएगा कौन धातु है। देखिए ये 9 जो है, ये आपको 9 जो है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है, 12 मैग्नीशियम का है। तो जितना के नाम में ईयम आ जाए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सब धातु होता है 12। ये एक हीलियम को छोड़कर, या 12 वाला का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 2 8 2, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए धातु है ना। तो याद रखना है कि इसमें धातु पूछा है तो धातु आपको ये 12 वाला है ना, इसलिए 51 का आंसर 12 हो, ये बी हो जाएगा। चलिए 52 का आंसर देखिए। 52 में बोला है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो वन पर मतलब कि किसमें पेड़ पौधे इत्यादि का जरूरत पड़ता है, तो कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, इनमें से सभी जो है ये वन से संबंधित है। सब में किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों की जरूरत होती है ना। तो कागज बनाइए, लकड़ी का काम करिए, फर्नीचर कीजिए, लाख बनाइए, ये सब वन से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 52 का आंसर डी होगा। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक। अच्छा से मतलब कि देखिए वर्षा जल से पानी कहीं ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, यांत्रिक छिड़काव से भी कम हो जाता है ना। पूरा जड़ नहर से पानी ज्यादा कम बेस हो जाएगा। टपकन विधि सबसे अच्छा है। टपकन विधि जो है पाइप उप के सहारे उसके जड़ पर सीधे पहुंचाया जाता है, अदर जगह पानी बर्बाद नहीं होता है, इसलिए जल पहुंचाने का सबसे अच्छा विधि टपकन विधि है। ये जड़ के पास पानी चल भी जाएगा, साथ साथ पानी बर्बाद भी नहीं होगा, तो टपकन विधि सबसे बेटर है ना, इसलिए 53 का आंसर सी होगा। 54 में बोला है कि उत्तराखंड में देखिए चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। ये 1973 में हुआ और ये वनों के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को क्या करना था, काटने से बचाने के लिए अहिंसक आंदोलन हुआ था। वहां के लोग, जब व्यापारी लोग पेड़ काटने लगा तो पेड़ से चिपक कर, कहीं झगड़ा दम नहीं किया, कहीं मार काट नहीं किया, पेड़ से सारा वहां के लोग जाके चिपक गया हर एक पेड़ से, इसलिए इसका नाम हो गया चिपको आंदोलन। पेड़ से सट गया लोग, है ना। उत्तराखंड में है और 1973 में हुआ। परीक्षा में पूछता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ के कटाई से संबंधित है ना, वन संरक्षण के लिए है। ये अहिंसक था, इसमें कोई हिंसा नहीं हुआ, किसी का मार काट नहीं हुआ, आराम से लोग पेड़ से चिपक गए। बहुत अच्छा मेथड है, 1973 में हुआ था, है ना, इसलिए आंसर इसका 54 का बी होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की मृत पोषण विधि होती है। मृत पोषी कवक जो होते हैं वो
जो है फंगी जो होते हैं सड़े गले चीजों को खाते हैं, इसलिए उनका पोषण मृत पोषी होता है। 55 का आंसर ए होगा। चलिए 57, एक 56 आपका छूट गया है। 56 देखिए, 56 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। मतलब कौन सड़ गल सकता है। पॉलीथीन थोड़े सड़ेगा, रबड़ थोड़े सड़ेगा, जीव द्वारा सड़ने वाला चीज जिसको कीड़ा मकोड़ा सड़ा दे, जमीन पर फेंक दे तो सड़ जाए, तो मृत घास पत्ते हैं, इसलिए 56 का आंसर ये जो है ये होगा। ये परीक्षा में पूछता है। 57 में पूछा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो सबसे पहले पाचन क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होता है ना, इसलिए आंसर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 का ये हो गया। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम। सजीव में क्या पाया जाता है, तो सजीव श्वसन भी करते हैं, सजीव पोषण भी करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, सजीव प्रजनन भी करते हैं, इसलिए इनमें सभी जैव प्रक्रम में आता है, इसलिए आंसर डी होगा। 58 का आंसर डी। चलिए 59 में देखिए, किण्वन की क्रिया होती है। 59 में पूछा है कि किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया आपको इष्ट कोशिका में होती है, इष्ट में होती है, इसलिए आंसर सी होगा, है ना। इसका आंसर सी होगा। चलिए 59 हो गया। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 60। देखिए दिया है, वायवीय श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायवीय मतलब ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन होता है, इसलिए आंसर आपका ये 60 में दिया है कि वायवीय श्वसन की क्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो O2 का किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 60 में डी। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन देखिए बोला है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज लिखा है, सही है। स्पेलिंग देखिए, ग्लूकोज, कोई ग्लूकोज पढ़ता है, कोई ग्लूकोज पढ़ता है, तो इसलिए आंसर में 61 में सी होगा। चलिए 62 में बोला है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतया किस अंग से होता है, तो किस अंग में होता है, तो पत्ती में होता है ना। सब लोग जानता होगा पत्ती में जो रंध्र होता है उसी के माध्यम से होता है, इसलिए 62 में आंसर सी होगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है, इसलिए 63 का आंसर डी होगा। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो परिसंचरण तंत्र। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तो इंपॉर्टेंट ही है। 64 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो देखिए रक्त को थक्का बनाने में हम लोग जानते हैं इसमें बी होगा। रक्त को थक्का बनाने में हम लोग का प्लेटलेट्स काम करता है, और प्लेटलेट्स जो है आपको जो ये फाइब्रिनोजिन जो है ये प्लेटलेट्स से संपर्क में आकर फाइब्रिन बनाता है, और ये मिलजुल कर ये फाइब्रिन जो होता है प्लेटलेट्स के साथ मिलकर एक जाल बनाता है, और उसी जाल से हम लोग का कहीं कट फट जाता है तो रक्त बाहर नहीं निकलता है, इसलिए प्लेटलेट्स और ये फाइब्रिनोजिन जो है मिलके ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, इसलिए 64 का आंसर आपको बी होगा। प्लेटलेट्स रहता तो अभी आंसर होता, याद रखिएगा।
बहुत लोग को सिर्फ प्लेटलेट्स याद है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो छाल में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्ताओं में भी रहते हैं, पत्तियों में रहते हैं, इसलिए आंसर इनमें सभी होगा। 65 का आंसर डी होगा। 66 देखिए बोला है कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है ना। बोला है कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमोनिया, है ना। और यही अमोनिया जो है लीवर के माध्यम से CO2 में अभिक्रिया करके यूरिया बनाता है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। ये जहरीला गैस है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन CO2 से अभिक्रिया करके बाद में यूरिया बनाता है। चलिए तो अब है 67 नहीं 67। चलिए 67 वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, तो देखिए वृक्क का काम है ये उत्सर्जन का काम करना, है ना। वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग तो बहुत है, लेकिन सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। ये जो यूरिया बनता है वही वृक्क में आके वहां से निकलता है यूरिन के सहारे। चलिए तो 67 का आंसर बी हो गया। 68 में बोला है कि कौन पादप हार्मोन्स है। देखो पादप हार्मोन्स में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ये तो रटना है, जानना है ना। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन है, जिबेरलिन है, ऑक्सीन है, एथिलीन है। जो एथिलीन जो फल पकाने वाला हार्मोन्स है, याद रखना है, फल पकाने वाला हार्मोन्स पौधा में एथिलीन, है ना, एथिलीन है। इसको हम लोग एथीन भी बोलते हैं, याद रखना है, एथीन भी बोलते हैं एथिलीन को। इसका सूत्र होता है C2H4। ये रट के रखना है, आज एथिलीन दिया है, कल एथीन दे देगा, परसों C2H4 दे देगा। पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन्स है। तो ये 69 का हो गया। चलिए 70 में 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 70 में पूछा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व्स, याद रखना, ये कपाल तंत्रिका जो होता है ये 12 जोड़ी होती है, इसलिए इसका आंसर 12 जोड़ी होगा, है ना। तो स्पाइनल वाला दिया रहता तब 31 जोड़ी होता है, याद रखना है। कपाल 12 जोड़ी होता है, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 का ये हो गया। 71 में रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो रक्तचाप नियंत्रित करना है एंड्रीनल ग्रंथि, याद रखना है। एंड्रीनल ग्रंथि ही रक्तचाप ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रुधिर को हम लोग ब्लड बोलते हैं, ब्लड प्रेशर BP को नियंत्रित करता है एंड्रीनल ग्रंथि, याद रखना है। चलिए तो आंसर इसका 71 में सी हो जाएगा। 72 में बोला है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो देखिए हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। देखो प्रजनन दो तरह का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो हाइड्रा में अलैंगिक लैंगिक दोनों होता है, बट मुख्य मुकुलन ही होता है। विशेष परिस्थिति में लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन हाइड्रा में जब दे तो आप मुकुलन ही मारो, सबसे बेटर है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, मुकुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बोला है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग। देखिए नर प्रजनन अंग क्या है,
तो नर मतलब पुरुष, पुरुष मने पुंकेशर, तो पुंकेशर होगा। पुरुष में पुष्प में नर दे तो पु वाला आंसर होता है पुमंग, पुंकेशर, पुरुष, नर, है ना। तो ये याद रखना है कि पुरुष में नर प्रजनन अंग पुंकेशर है। 73 हो गया। अब है 74, है ना। शुक्राणु बनता है, तो देखो पूछा है कि शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। याद रखना है, वृषण में, पुरुषों में शुक्राणु पुरुष में बनता है ना। पुरुष के वृषण में बनता है, और स्त्री में अंडाणु बनता है अंडाशय में, है ना। तो अंडाणु दिया रहता तो अंडाशय में, शुक्राणु दिया है तो वृषण में, याद रखना है ना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। देखिए आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, कभी कभी पूछता है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या था। यहाँ क्या था में, तो देखो क्या नहीं था, तो स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं था। ये इसका आंसर सी होगा, O2। लेकिन अगर पूछा रहता क्या था, तो उस समय आपको मीथेन था, अमोनिया था, है ना, CO2 था, CO था, जलवाष्प था, नाइट्रोजन गैस था। याद रखना है, ये था, ये था वाला है। और नहीं था में, नहीं था में क्या था, नहीं था में स्वतंत्र ऑक्सीजन, ये ओजोन परत, ये नहीं था। याद रखिएगा, अकेले ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए आंसर O2 होगा। एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। था नहीं था, तो अभी नहीं था पूछा है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है 76। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य कौन है। तो देखो ये जो है एक जीवाश्म है, ये सही है। इसके जबड़े में दांत, अंगुली, नख थे, अंगुलिये में नख थे, इसमें डैने थे, पंख थे, ये डायनासोर जैसा था, है ना। ये जीवाश्म है, इसलिए इसका आंसर इनमें सभी होगा। 76 में देखिए ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक जीवाश्म है, डायनासोर जैसा था, ये जबड़े में इसके दांत थे, अंगुलियों में नख थे, इसमें डैने थे, पंख विद्यमान थे, इसलिए आंसर सभी होगा, इसलिए आंसर डी होगा इसमें। चलिए अब है 77, 77 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। तो घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, ये चेंज करता है। पक्षी थोड़े बदलेगा, मधुमक्खी नहीं बदलता है, घोंघा आंसर होगा, है ना। उसके बाद 78 में आया है कि कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण में जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, सब पर्यावरण में आता है ना। इसलिए इसमें आंसर डी होगा। 78 में डी आंसर होगा, है ना। 78 का आंसर डी होगा। देखिए 79 में दिया है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। सबसे पहले तो आप जान लो, पेड़ पौधा जो होता है ये उत्पादक है ना। इसको खाता है आपको टिड्डा, ग्रास हॉपर, है ना, ग्रास हॉपर, इसको आप टिड्डा भी बोलते हैं, है ना, राम जी का सुगा भी बोलते हैं। और ग्रास हॉपर को खाता है मेढक, याद रहो। तो मेढक को खाएगा सर्प। तो ये पौधा जो होता है
उत्पादक होता है, उत्पादक। और प्रथम उपभोक्ता ये है, प्रथम उपभोक्ता, उपभोक्ता माने उपभोग करने वाला, पौधा को पहले ग्रास हॉपर उपभोक्ता का प्रथम उपभोक्ता है। और मेढक जो है ये द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है ना। इसलिए ये मेढक आपसे क्या होगा, 79 में बी आंसर हो जाएगा, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। अगर पोषी पूछता तो मेढक तीसरा पोषी हो जाता। पौधा प्रथम पोषी स्तर है, ग्रास हॉपर द्वितीय पोषी स्तर है और मेढक तृतीय पोषी स्तर है। पोषी पूछता तब। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय मतलब सड़ेगा गलेगा नहीं, जीव द्वारा नहीं सड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा द्वारा नहीं सड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बढ़िया से। जैव अनिम्नीकरणीय, ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी था, है ना। इसका मतलब पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ये देखियो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत, है ना। सरकार इसी पर काम कर रहा है, इसलिए इस पर ध्यान देके, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। जैव अनिम्नीकरणीय मतलब सड़ने वाला नहीं है, कागज सड़ जाएगा। वाहित मल, ये मल मूत्र जो है वो सब सड़ जाता है। डीडीटी देखो, हम लोग कीटनाशक दवा है डीडीटी, है ना, ये जो है ये सड़ता गलता नहीं है, इसलिए 80 का आंसर डी होगा। चलिए इस तरह साइंस का ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया, मॉडल सेट का। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, लगता हो कि सर ने आंसर गलत बताया है, आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। चलिए फिर मैं अपने अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।